It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा बड़ी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सेल पढ़ेंगे। यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग ने यूनिट 3 और यूनिट 5 ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2। ये यूनिट बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा तुम लोगों को। बहुत समझने वाला टॉपिक है और मैं स्पेशली समझाने में ही मुझे मज़ा आता है। रट्टू टॉपिक में मुझे मज़ा नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है। और तुम लोगों के लिए तो खुशखबरी है, 2021 वाले लोग, तुम लोग तो बहुत लकी हो यार। 3 यूनिट आ रहे हो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यार तुम लोग तो मज़ा से एकदम ट्राई करो यार। 90% से कम नहीं आना चाहिए इस बार। इतना सिलेबस कम हो चुका है। ट्राई करो, अच्छा मार्क्स आएगा। मैं तुम लोग पे भरोसा है मुझे। अच्छा से करो, मेहनत करो, हो जाएगा। देख रहा हूँ बहुत सारा टॉपिक हटा दिया है, बहुत सारा। मैं तो कल वीडियो भी डाला था कि 30-35% सिलेबस रिड्यूस हो गया। सोचो अब इससे अच्छी खबर तुम लोग के लिए क्या होगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं यूनिट 2 कैसा है। पहले हम लोग यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। कौन सा? सेल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। सेल अच्छा से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तुम एक बार समझ के तो देखो, ठीक है। तुम मतलब क्या बोलूँ मैं, तुम लोग का दिल खुश हो जाएगा कि सेल क्या चीज़ था, हम लोग को कैसे पढ़ाया गया था। कुछ समझ नहीं आता था, थैंक यू तुम लोग थैंक यू बोलोगे, ठीक है। चलो और एक दो इम्पोर्टेंट बातें। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो कर लो। अगर मन है तो करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। और सब ठीक है ना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सेल। चलो चलो बच्चा पार्टी तो स्टार्ट करते हैं सेल। क्या? सेल। सेल होता क्या है पहले देखो। सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी से भी पूछो बता देगा ये क्या, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये बातें सब बता देंगे। बट सेल, तुम लोग ये समझते क्या हो ये डेफिनेशन से? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से ये डेफिनेशन से कुछ समझते हो? मैं बताऊं, मैं जब क्लास 9-10 में था मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या है स्ट्रक्चरल। ये तो रट्टा है, बट कुछ समझ नहीं आता था। देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं, जैसे इससे छोटा कोई, इससे भी छोटा शरीर में है बहुत कुछ, बट वो इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंट इससे छोटा कुछ भी नहीं है, और सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, समझे। इससे छोटा, सेल से छोटा इंडिपेंडेंट रहने वाला कोई भी नहीं है। जो इससे छोटा है वो हमारे बॉडी में, वो किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये पहला सेल है जो कि इंडिपेंडेंट रह सकता है हम लोग के बॉडी में। यही होता है किसी भी चीज में देखोगे, न्यूरॉन, ठीक है, वो भी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, बहुत कुछ देखोगे। मतलब क्या वहां पे ये लाइफ बोल रहा है, ठीक है ना। मतलब लाइफ में इससे छोटा कुछ ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट रह पाए। मतलब ये पहला है, सबसे छोटा है जो कि इंडिपेंडेंट रहता है और सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखो। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज इंडिपेंडेंट। ये लिखना बस। 1 मार्क्स में आए तब भी पूरा लिखना है, 2 मार्क्स में भी आए तब भी पूरा लिखना है। ये नहीं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोई मार्क्स नहीं देगा इससे, अच्छा टीचर होगा तो, ठीक है ना। देखना, इट इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मतलब उसके अनुसार जब कंडीशन होता है तो सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होता है। ये नहीं कि सब कंडीशन में, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरी। किसी का कोई, सबका मतलब साइज, कोई ऐसा है कोई वैसा है, सबका शेप साइज वेरी करता है, ठीक है। ये होता है सेल, ठीक है। तुम लोग ने सुना होगा हम लोग के बहुत सारे ऑर्गन हैं, ये जानते हो तुम? बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू, ठीक है। अब बहुत सारा टिश्यू मिलकर बनता है ऑर्गन।
ठीक है। अब बहुत सारा ऑर्गन मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। ये बात जानते हो? समझे? बहुत सारा सेल्स मिलकर बनाता है एक टिश्यू, और बहुत सारा टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, और सब ऑर्गन मिलाकर बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये होता है सेल। ये शायद तुम लोग ये बातें नहीं जानते होगे, बट यही होता है, समझे? इसलिए बोलते हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। समझे? सेल एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। इसका डिवाइड कैसे करता है, ये किस फेज में कैसे रहता है, वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तुम लोगों को मजा आएगा, बस ध्यान से सुनते रहो। ठीक है ना? सेल को फर्स्ट टाइम, तुम लोग का सिलेबस नहीं है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है, बट वो डेड सेल था। ठीक है, लिवेनहॉक ने पहला बार लिविंग सेल देखा था। ठीक है, लिविंग सेल फर्स्ट कौन देखा था? लिवेनहॉक। बस ये फालतू का बात था, तुम लोग बस एक कहानी के लिए बता दिया। ठीक है ना? तो हुआ क्या था, पहले सेल के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। ठीक है ना? एक सेल थ्योरी, तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे, सेल थ्योरी बनाया गया। इस सेल में क्या है, कैसे है, वो है, ये है, वो है, बहुत तरीके का बताया गया। बट ना, उस सेल थ्योरी का एक डिमेरिट्स था। क्या डिमेरिट्स था? उस सेल थ्योरी में ये नहीं बताया गया, क्या ये नहीं बताया गया कि सेल आता कहां से है, सेल बनता कैसे है, ये नहीं बताया गया। तो फिर एक साइंटिस्ट आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नाम लूंगा तो तुम लोग समझोगे इंपॉर्टेंट है, लिखने लगोगे बिना मतलब का, एक और पॉइंट बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, मैं नहीं नाम लेना चाहता। बट वही साइंटिस्ट आए, बोले, वो क्या बोले? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। क्या? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। बोले सर ये क्या है, ये क्या है? इसका मतलब होता है, ये हम लोग का लैंग्वेज नहीं है, तुम लोग नहीं समझोगे। ठीक है, इसका मतलब होता है, मीन्स एवरी सेल इज डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो भी सेल आया है उसके पहले वाला सेल से आया है। ठीक है, एक सेल था, ठीक है, फिर इससे बना एक दो सेल, ठीक है, फिर इससे बना दो सेल, और इससे बना दो सेल। ठीक है ना? मतलब क्या? एवरी सेल इज डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इससे भी बना दो सेल। समझ आया? तो एवरी सेल इज डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब इससे जो पहले सेल था उसी से बना है। समझे? तो यही पता लगाया गया, सेल थ्योरी को कंप्लीट किया ये साइंटिस्ट ने, ये बोल के, क्या? ओमनी सेलुला ई सेलुला। तुम लोग को ऑप्शन में दे सकता है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये बताओगे, मींस एवरी सेल इज डेराइव फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ आया? समझ आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस सेल को, ठीक है, ये सेल है जो ऐसे करके डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक सेल से दो सेल बना, फिर से दो से चार बना। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? सेल डिवीजन। बट सेल का नंबर्स बढ़ रहा है, नंबर्स तो इंक्रीज हो रहा है ना। देखो पहले एक था, फिर चार हुआ, फिर आठ हुआ, ऐसे बढ़ रहा है। एक जनरेशन 2 टू द पावर n, फर्स्ट जनरेशन में 1, ठीक है, फिर दूसरा जनरेशन में 2, तो 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 3 मतलब 8 थर्ड जनरेशन में। चौथा जनरेशन में कितना हो जाएगा? 16। ऐसे करके सेल डिवाइड करता है। समझे? तो इस प्रोसेस को क्या कर दिए? सेल डिवीजन। बट जो सेल का नंबर बढ़ रहा है, देखो पहले था एक, फिर आया चार, फिर आया आठ, फिर बढ़ रहा है 16, बढ़ रहा है कि नहीं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरप्लासिया। क्या बोलते हैं? हाइपरप्लासिया। समझ आया? ठीक है, चलो ये हुआ तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखते हैं सेल होता क्या है, एक बार अच्छा से देख लेते हैं।
थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, तुम लोगों को तो ये नोट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी, नोट्स में है, इतना तुम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल के अंदर 3 पार्ट होता है, क्या क्या? एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल्स, तीसरा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। एक बेसिक सा था, ठीक है। देखो तुम लोग के बुक में ऐसा नहीं है, तुम लोग का बुक में घटिया घटिया तरीके से दिया है, मैं वैसे पढ़ाने लगा ना एकदम सीक्वेंस जैसा दिया है, अच्छा सीक्वेंस नहीं है। एक पहले थोड़ा सा यहाँ टच कर दिया है, फिर उसको अच्छा से एक्सप्लेन बाद में किया है, तो वैसे मैं नहीं करने वाला, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और सब टॉपिक आ जाएगा। तुम ये मत सोचना कि पार्ट 1 में सर ने ये नहीं पढ़ाया मतलब सर ने छोड़ दिया, सर ने उसको सीक्वेंस में पढ़ाया। जैसे मैं जेनेटिक्स पढ़ाया था सीक्वेंस में, एक लड़की ने कमेंट किया था सर म्यूटेशन आपने छोड़ दिया, बट म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन में नहीं बताते, म्यूटेशन एकदम लास्ट में पढ़ते हैं। तुम लोग 12 में जाओगे एकदम लास्ट में पढ़ा जाएगा म्यूटेशन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, तुम लोग का बुक में नहीं दिया वो सीक्वेंस, इसलिए मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सेल में कौन सा पार्ट होता है? न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे, और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और एक नोट लिख लो, सेल 2 टाइप का होता है, कौन सा बताओ? एक होता है प्रोकार्योटिक, ठीक है, एक होता है यूकार्योटिक, ठीक है। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये इस टाइप का सेल, और ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल में क्या कौन सा 3 पार्ट होता है? न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस का जो कवर होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, समझ आया? प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया का है, बहुत बहुत पिछड़ा हुआ सेल है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। बट इसमें हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में कौन सा सेल पाया जाता है? यूकार्योटिक। यूकार्योटिक में तीनों पाया जाता है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म, ठीक है। समझ आया? चलो तो आगे देखते हैं। आगे अभी आप देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, तुम लोग का दिया है टॉपिक, नेक्स्ट क्या दिया है इंट्रोडक्शन के बाद? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चा पढ़ी, पहले हम लोग को इंटर रिलेशनशिप पढ़ने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग ने क्लास 9, 8 में पढ़ा है, बट हम लोग को अभी पूछो तो एकदम कुछ भी नहीं पता रहता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे को नहीं पता रहता है, कुछ कुछ बच्चे को पता होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। इसलिए पहले कुछ 5-10 मिनट एक बेसिक देख लेते हैं, होता क्या है कुछ, ठीक है। न्यूक्लियस मैं पढ़ाया अभी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को किसको बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए और आरएनए को, ठीक है। डीएनए आरएनए क्या होता है हम लोग सब पढ़ेंगे अच्छा से, बट न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं? डीएनए और आरएनए को, ठीक है। तो ये हुआ 2 टाइप का, डीएनए और आरएनए, ठीक है।
मतलब ये तो समझ आ गया कि डीएनए कहां पाया जाता है, सेल के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, सेल के अंदर। समझ आ रहा है? सब मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, समझ आना चाहिए समझाने के लिए। न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, सेल के अंदर। सेल का कितना टाइप्स है, कितना टाइप्स बोलो, हाँ कितना टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बताओ, प्रोकैरियोटिक के अंदर अब न्यूक्लियस पाया जाएगा नहीं, तो बोलोगे सर डीएनए आरएनए भी नहीं पाया जाएगा, तो नहीं, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, समझ आ जाएगा, डोंट वरी, समझ आ जाएगा। अभी नहीं समझ आ रहा होगा, ये नहीं, मैं एकदम एकदम स्टेटमेंट ये नहीं दे सकते कि डीएनए आप प्रोकैरियोट के अंदर पाया ही नहीं जाता, ऐसे एकदम नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है। इसलिए क्या, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, कौन से, डीएनए और आरएनए। इतना समझ आया? चलो आगे देखते हैं। आगे है, आगे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज, अरे यार जी, इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्या, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। पॉलीमर मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा आ सकता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। मतलब डीएनए बोल सकते हो, डीएनए बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना हुआ है। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स को अगर एक हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, डीएनए या फिर आरएनए। आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड है ना, तो क्या बोल सकते हो, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब बोलोगे सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स ये होता है न्यूक्लियोसाइड्स, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना नोट्स में अच्छा से है, ठीक है, प्लस फॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इसका टू न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट। अब बोलोगे सर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, देख लो, न्यूक्लियोसाइड्स, फॉस्फेट एक ग्रुप है, तुम लोग जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, समझ आ रही है ना? अगर नहीं समझ आ रही है तो स्किप मत करो, तुम थोड़ा देखो, समझ आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, डीएनए और आरएनए को, ठीक है। और एक क्या चीज का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्या चीज का, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है, समझ आया। और न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट को, किसको, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट को। फिर न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं तुम्हारे सुगर, एक सेकेंड यार, सुगर, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन बेसिस को, किसको बोलते हैं, सुगर, 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 ठीक है, सुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। मतलब क्या बोलोगे, मतलब क्या बोलोगे, बताओ, बताओ। मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड्स कितना कितना बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब यहां ये लिख सकते हो तुम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स किसका किसका बना हुआ है, सुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, N2 लिख रहा हूं, प्लस प्लस फॉस्फेट, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड इतना का बना हुआ है, और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या फिर आरएनए।
मतलब डीएनए किसका किसका मिलके बना हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डीएनए बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स का बन के बना हुआ है। फिर पूछेगा न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज का बना है, शुगर का, नाइट्रोजन बेसिस का, फॉस्फेट का। ठीक है, फॉस्फेट एक ग्रुप है, केमिस्ट्री में तुम लोग ने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे बाद में जाकर। ठीक है, बट अभी क्या पढ़ेंगे, शुगर और N2 बेस। शुगर क्या होता है और N2 बेस क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, अभी पढ़ते हैं। मिटाओ मिटाओ। और बताओ, पढ़ाई अच्छी चल रही है, समझ आना चाहिए। नहीं समझ आएगा तो तुम लोग का क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत समझने वाला टॉपिक है, ओनली समझने वाला, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, शुगर पहले देखते हैं, क्या शुगर, चीनी, वो चीनी, शुगर। ये कितने टाइप्स के होता है बताओ, ये होता है 2 टाइप्स का। कौन सा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, और एक होता है राइबोस शुगर। ठीक है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, बताओ। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, ओब्वियसली है। इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, ठीक है, अब मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर राइबोस भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, देखो इसमें आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबो लिखा हूं, चलो चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं नाम क्यों आया। बट डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, इसमें पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। समझ आया, डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसलिए नाम है उसका, उसका फुल फॉर्म में आता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर आरएनए में कौन सा पाया जाता है, राइबोस शुगर, इसलिए इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो पता है ना, डीएनए क्या चीज का, चलो बताओ, डीएनए क्या चीज मिलकर बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स कितना चीज का बनके बना है, 3 चीज, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो शुगर में 2 टाइप्स का शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर। डीऑक्सी में किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में, और राइबोस शुगर आरएनए में। समझ आया, समझ आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, देखो सही, इतना सबर रखो, सबर रखो, इतना जल्दी क्या है तुम लोग को, ट्रेन छूट रही है क्या, हाँ ट्रेन छूट रही है। देखो अब आया नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। देखो सुनो, नाइट्रोजन बेसिस क्या, नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पढ़े हैं तुम लोग, नहीं पढ़े हो, याद नहीं है, गधे हैं सब, बकलोल। एक होता है प्यूरिन, और एक होता है क्या, एक होता है पीडिमिडीन। क्या, एक होता है पूरीन, पूरीन नहीं प्यूरिन, एक होता है पारीमिडीन नहीं पीडिमिडीन। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है, प्यूरिन और पीडिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन में भी 2 होता है, कौन सा कौन सा,
ग्वानिन और एडिनिन। क्या? ग्वानिन और एडिनिन। ठीक है। पिरिमिडीन में क्या होता है? 3 टाइप्स का होता है, थायामीन, ठीक है, यूरासिल, और एक कौन सा बच गया? साइटोसिन। ऐसा ये नहीं किसी ये नहीं कुछ है, तुम लोग देख लेना नोट्स में लिखा है, ठीक है। स्पेलिंग पे फोकस मत करो, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं, ठीक है। समझ आया? नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स के होते हैं, कौन सा? पिरिमिडीन और प्यूरिन। यूरिन नहीं, प्यूरिन। खाली तुम लोग गंदा सोचते हो, ठीक है। बोलोगे सर याद कैसे करेंगे? तो याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका? बताते हैं ना, रुको ना, आए हड़बड़ाते हो। क्या है? पिरिमिडीन, पहले 5 का नाम याद कर लो, ये तो पता है। फिर से पूछता है लोग, ऑप्शन में आ जाएगा, चार कोई दे देगा, बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन, या फिर पूछ देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडीन, ठीक है। तो ये इसके लिए ट्रिक है। क्या है ट्रिक सर? पूजा। क्या? पूजा। पूजा मतलब क्या होता है? पूजा किसी का नाम भी हो सकता है, या फिर पूजा करते हैं जो भगवान जी का, वही है पूजा। पू से क्या? पू से पुरीन, प्यूरिन। यार तुम लोग गंदा मत सोचो। पू से प्यूरिन, जी से गुआनिन, और ए से एडिनिन। समझे? अब कोई ऑप्शन में ऐसा आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन, तो क्या बोलोगे? पूजा। पूजा मतलब क्या? प्यूरिन में 2 होता था, तो पूजा में गुआनिन और एडेनिन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा प्यूरिन, और जो बचा वो पिरिमिडीन। समझ आया ना? बस ये था। और एक 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? जो ये थाइमिन है ना, ये ना आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, आरएनए में ये एब्सेंट होता है, बट डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो यूरासिल है ये डीएनए में एब्सेंट होता है, और ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। समझ आया? क्या पूछेगा डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है? बताओ। गुआनिन एडेनिन तो प्रेजेंट होता ही है, गुआनिन एडेनिन, और कौन सा प्रेजेंट होता है डीएनए में? थायामीन और साइटोसिन, ठीक है। फिर क्या पूछूंगा? आरएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है? आरएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है? गुआनिन एडेनिन, मतलब प्यूरिन तो दोनों में प्रेजेंट होगा, जो खेला है वो पिरिमिडीन का है, ठीक है। प्यूरिन में गुआनिन और एडेनिन तो प्रेजेंट है ही, आरएनए में दोनों में प्रेजेंट है, बट इसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं है। इसमें थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट है? यूरासिल, यूरासिल और साइटोसिन। समझ आया? बोलो। देखो चलो देखता हूं कि कुछ मैं तुम लोग का पॉइंट्स छोड़ तो नहीं दिया। देखूं मैं नोट्स से। देखो ये क्या हो गया? बूढ़ा बाबा सब कुछ बताया हूँ ऑलमोस्ट, कुछ तो नहीं छोड़ा हूँ। उतारो यार, अपना नोट्स बनाया करो। जब तक अपने से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आता। अपना राइटिंग, क्या सुंदर राइटिंग होता है,
सर का राइटिंग तो घटिया है, छी, थुक थुक, समझे? समझे कि नहीं? ये था नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस पढ़ा दिया, शुगर पढ़ा दिया। शुगर कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक डीएनए में पाया जाता है, कौन सा? डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में राइबोस शुगर। ठीक है, फॉस्फेट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बहुत डीएनए और आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, समझ आया? समझ आया? चलो, तो आगे अभी इंटर रिलेशनशिप में आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे डीएनए। 3 चीज का इंटर रिलेशनशिप बताना है। किसका? डीएनए, आरएनए और डीएनए और जीन और क्रोमोसोम। आरएनए नहीं, आरएनए बाद में। ठीक है, डीएनए हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए हम लोग डीएनए को इतना डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है ना, डीएनए हम लोग का जेनेटिक मटेरियल। बट फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था। बट बाद में पाया गया कि आरएनए नहीं, डीएनए। समझे? चलो आगे देखते हैं। ये फर्स्ट जेनेटिक में 12 का टॉपिक है। अभी तुम लोग, ये मैं बता देता हूँ, मैं अपना ज्ञान दे देता हूँ कि मैं तो जानता हूँ ना, वही मैं दिखाता हूँ। बट ऐसा मत बोलो, मैं मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं, अगर मैं सब कुछ बताने लगूँ तब तो तुम लोग का बाउंसर जाएगा, सब बॉल डक करोगे। चलो ठीक है, तब आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग? डीएनए। चलो चलो बच्चा पट्टी, अब देखते हैं डीएनए। क्या देखेंगे? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म तुम लोगों को पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये, तुम लोग को बनाना पड़ेगा। मैंने नोट्स में नहीं बनाया है जानबूझकर, क्योंकि तुम लोग बनाओगे तब प्रैक्टिस होगा तुम लोग का। नोट्स में तो डायरेक्ट तुम लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते हो। ठीक है, चलो डीएनए होता क्या है अभी बता चुका हूं यार। डीएनए होता क्या है? क्या होता है डीएनए? क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। सही, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बनकर क्या बनता है? एक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स किसका बनता है? शुगर, फॉस्फेट, और किसका? राइट, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, वही है डेफिनेशन। पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन बोलता क्या है। क्या बोल रहा है तू? देख, इट इज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिकली कॉइल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग मैक्रोमोलिक्यूल। क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक स्टैंड ये और एक स्टैंड ये। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये डबल स्टैंडर्ड मतलब 2। ठीक है ना, आरएनए क्या होता है? ये जो 2 है, आरएनए में सिंगल होता है, इसलिए आरएनए को बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इतना समझ आएगा। हेलिकली कॉइल्ड क्या होता है? देखो, अगर तुम एक लाइन में चलो ऐसे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ऐसे तुम चलो तो इसको बोलते हैं सर्कल। बट तुम ऐसे चलो, सर्कल भी नहीं, स्ट्रेट भी नहीं, ऐसे चलो तो इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। मेरा पोछा कहाँ गया? हाँ, तो इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। समझ आया? तो ये हेलिकली कॉइल्ड है। दिख रहा है ऐसे ही है, ई उ उ, फिर ऐसे ही ई ई। ठीक है, समझ आया? ये हेलिकली कॉइल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, समझे? मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है। कंपोज्ड ऑफ क्या चीज का बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर का बना है, बताया था। कौन सा शुगर का? डीऑक्सीराइबोस। ब्रैकेट में पेंटोज लिखा हूं मैं। पेंटोज इसलिए लिखा हूं क्योंकि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है ये पेंटोज शुगर होता है, मतलब 5 कार्बन का बना होता है, इसलिए बोलते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है, फिर यह क्या चीज का बना है? नाइट्रोजन बेसिस का। पता ही है कौन सा नाइट्रोजन बेसिस? बताओ, नाइट्रोजन बेसिस में कौन सा? एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, ठीक है, थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन। कौन सा नाइट्रोजन बेसिस में प्रेजेंट नहीं है? यूरासिल। ठीक है, कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट। समझ आया इतना? बस
यही डेफिनेशन था, और एक लाइन लिखवाया हूँ नोट्स में, वो भी डालना है तुमको। यहाँ पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि तुमको अभी समझ नहीं आएगा, बट टीचर तो बेवकूफ़ है नहीं, टीचर को तो पढ़ा है ना, तभी ना टीचर है। इसलिए वहाँ पे नोट्स में डाला हूँ एक लाइन और, कि एडेनिन डबल बॉन्ड से बाउंड करता है जी, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से बाउंड करता है साइटोसिन से। ये लाइन नोट्स में डाला हूँ, वो भी तुमको लिखना है डेफिनेशन में। नहीं तो आधा से ज्यादा बोल दो डीएनए क्या होता है, डीएनए डीएनए पता नहीं क्या होता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। या फिर बोलते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बोलने में अंतर नहीं मिलेगा तब दे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये डेफिनेशन जरूरी है। चलो ठीक है, इसका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इसके लिए एक डबल हेलिक्स मॉडल आया, तब ये पता चला ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसको मैं यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, वो मैं अपने नोट्स में लिख दिया हूं, मैं बस रीड करूंगा और तुम लोगों को सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। डीएनए लिख देता हूं, क्या डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, क्या है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ये बोलता क्या है, देखो पहला नंबर पॉइंट बोल रहा है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो तो सबको पता है, क्या है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, एक स्टैंड ऐसा फिर एक स्टैंड ऐसा, 3 प्राइम 5 प्राइम, इसको क्या बोलते हैं प्राइम। ये जो है 3 के ऊपर एक डंडा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझे, समझ आ रही है। चलो, तो ये बोला डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये डबल स्टैंडर्ड है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड है। चलो, दूसरा है वाटसन एंड क्रिक। कौन कौन, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने यह डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था। वाटसन एंड क्रिक ने यह डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था कि डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, कौन से ईयर में, 1953। सोचो यार कितना लेट लग गया हम लोग को डीएनए के बारे में पता लगाने में। ठीक है, सोचो, इससे पहले तो मेंडल आ गया था मटर अपना बेचने, हम लोग 1953 में डीएनए को पता लगा कि डीएनए कैसा होता है। समझे, चलो 1953 में यह डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, इसलिए, और विल्किंस का भी इसमें साथ था। विल्किंस ने भी, तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, विल्किंस ने भी ये प्रोसेस में बहुत हेल्प किया था। ठीक है, और उसने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से बहुत कुछ का पता लगाया था। इसलिए ये दो साइंटिस्ट प्लस एक कौन, प्लस एक और एक चाचा है, कौन से चाचा, विल्किंस, विल्किंस चाचा। कौन से चाचा, वाटसन चाचा, क्रिक चाचा एंड विल्किंस चाचा। ये तीनों चाचा को नोबेल प्राइज मिला था। कौन से ईयर में, 1932। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था, मतलब बताया था, ये नहीं कि वैलेंटाइन डे वाला प्रपोज। समझे, समझ आ रही है। चलो, तीसरा नंबर पॉइंट है डीएनए कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज। ये समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं, इतना तो जरूरी नहीं है, ये भी मिटा दे रहा हूं, समझ तो आ ही रहा है कि मैं यही पढ़ा रहा हूं। चलो,
बोल रहे हैं डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोल रहा है देखो, डीएनए कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये तुम जानते हो कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, ठीक है। बट तुम ये भी जानते हो कि एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, उसमें बहुत सारा होता है। तो बहुत सारे के लिए क्या बायो में वर्ड है पॉली। पॉली मतलब मोर देन टू, मतलब बहुत सारा, ठीक है ना। तो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देख रहे हो, एक चेन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, जो कि कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब है, मैं बता देता हूं, और एंटी पैरेलल, पहले सुनो, दोनों जो है एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल इसलिए है कि एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। देखो, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, समझे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल, समझे। और कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री इसलिए बोला जा रहा है कि जो दोनों ज्वाइंट है, अभी इस पे मैं जाऊंगा, अगला वाला पॉइंट देख लो तब मैं कंप्लीमेंट्री का मतलब समझाऊंगा, ठीक है ना। ये वाला तुमको अभी समझ लिएगा। अगला पॉइंट है, इसका जो मेन हॉलमार्क है, मेन पॉइंट है डीएनए डबल हेलिक्स का, ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है बिटवीन प्यूरिन एंड प्रीमिडीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट है। क्या कि पता है इसका मेन हॉलमार्क क्या है, पता है, बताओ, बताओगे। इसका मेन है कि इसमें ना जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो स्टैंड है, ये आपस में कैसे जुड़े हैं, एक प्यूरिन है एक पिरिमिडीन है। ये नहीं है कि दो प्यूरिन अटैच हो गए, दो प्यूरिन मतलब कौन सा पूजा GA, मतलब गुआनिन और एडेनिन। गुआनिन और एडेनिन कभी भी अटैच नहीं होगा, समझे। गुआनिन और एडेनिन कभी भी अटैच नहीं होगा, समझे। एक प्यूरिन होगा तो एक पिरिमिडीन होगा, एक प्यूरिन होगा तो एक पिरिमिडीन होगा। कोई भी दो प्यूरिन या फिर कोई भी दो पिरिमिडीन बस मिलकर नहीं दोनों का अटैच कर देगा, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं मेन हॉलमार्क है कि इसमें प्यूरिन पिरिमिडीन से अटैच होता है, ठीक ना। प्यूरिन और पिरिमिडीन से अटैच होता है, समझे, बेस पेयर होता है। और प्यूरिन में क्या क्या आता है, बताओ बताओ तो। पांचवा पॉइंट यही है, क्या बोल रहे हैं पांचवा पॉइंट, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल वन प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विथ अ पिरिमिडीन। मैं भी बता दिया हूं, एक प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से पेयर करता है और ये हमेशा कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री बोलने का मतलब क्या, सुनो, एक एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, हमेशा थाइमिन से अटैच करेगा इन केस ऑफ डीएनए। अगर आरएनए हुआ तो थाइमिन की जगह यूरासिल, बट यहां क्या पढ़े हम लोग, डीएनए। तो हमेशा थाइमिन से अटैच करेगा एडेनिन, या फिर थाइमिन हमेशा एडेनिन से अटैच होगा। समझ आया, समझा। ये तो देखो, ये तो पता ही है ना, ये क्या है, ये है प्यूरिन और ये पिरिमिडीन, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, पहले ये तो बात समझ आ गया, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से अटैच होगा और एडेनिन हमेशा थाइमिन से अटैच होगा। और कैसे अटैच होगा, टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से। कैसे, टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो गुआनिन है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन विथ डैश हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4, तो क्या टिकट हो गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड गुआनिन, जब साइटोसिन, गुआनिन क्या है, ये भी एक प्यूरिन है और साइटोसिन क्या है, पिरिमिडीन।
तो ये जब एक दूसरे से अटैच होगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से होगा, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक ही होता है, इसलिए बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये एक वीक बॉन्ड है कि तुम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में शायद तुम लोग का होगा तो तुम लोग पढ़े होगे, शायद तुम लोग का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, समझ आ गया। एक एडेनिन हमेशा थाइमिन से अटैच करेगा, वो भी कैसे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन कैसे अटैच करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यही था तुम्हारा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। अब देखो ये डायग्राम इतना कलरफुल इसलिए बनाया हूं, एडेनिन को मैंने रेड से डिनोट किया है और थाइमिन को ग्रीन से। देखो तो इसलिए कभी रेड वाला तुम लोग को ये ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ब्लू वाला से है या फिर ब्लैक वाले से अटैच है। ब्लू वाला साइटोसिन के लिए है, ब्लैक वाला गुआनिन के लिए है। ठीक है, देखना हमेशा रेड वाला ग्रीन से अटैच होगा या फिर ग्रीन वाला रेड से अटैच होगा। स्ट्रक्चर देखो, रेड वाला ग्रीन से, रेड वाला ग्रीन से, ग्रीन वाला रेड से, रेड वाला ग्रीन से, ग्रीन वाला रेड से, ग्रीन रेड वाला ग्रीन से, रेड वाला ग्रीन से, रेड वाला ग्रीन से, रेड वाला ग्रीन से, रेड वाला ग्रीन से। फिर से ये भी देख लो, ये देख लो क्या, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन मतलब ब्लैक वाला ब्लू से, ब्लैक वाला ब्लू से, ब्लैक वाला ब्लू से, ब्लैक वाला ब्लू से, ब्लू वाला ब्लैक से, ब्लू वाला ब्लैक से। हमेशा ऐसा कोई स्ट्रक्चर मत बना देना जिसमें तुम ए और सी को अटैच कर दे रहे हो, ये ऐसा होता ही नहीं है, समझे। और देख लो क्या क्या है ये क्या है, ये है ग्रीन, तो ग्रीन है थाइमिन, रेड क्या है एडेनिन, मतलब ये दोनों दो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, इसलिए ऐसे करना फिर यहां दिखाना ये थाइमिन अटैच है एडेनिन से, किससे, डबल बॉन्ड से, समझे। फिर ये क्या है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है, ब्लैक क्या है गुआनिन और ब्लू क्या है साइटोसिन, कैसे अटैच होता है, 3 डबल बॉन्ड से, तो 3 डबल बॉन्ड लिखा है। रेड वाला कैसे अटैच है, ग्रीन से, रेड क्या होता है एडेनिन और ग्रीन क्या होता है थाइमिन, तो ए डबल बॉन्ड से अटैच। वैसे ही सी साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन से अटैच। ठीक है, ये था तुम्हारा डीएनए का क्या बोलते हैं इसको, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक, कब, 1953 में। इनको क्या मिला था नोबेल प्राइज, समझ आया क्या, नोबेल प्राइज। ये था, तुम लोग अच्छा से इसको याद करना, ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए जब बोलेगा डिफाइन डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये 5 पॉइंट्स जो नोट्स में लिखवाए वो लिखोगे और ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, समझ आया। चलो अब देखते हैं, इसमें एक है पॉइंट है, तुम लोग के लिए मैं पढ़ा देता हूं, रुको। क्या पॉइंट है, जब यही डीएनए स्ट्रक्चर जब ये फोल्डेड हो, रफ है ये, जब ऐसा लिखना मत, ठीक है, ये रफ टाइप का मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, बट ये रियलिटी है, ठीक है। द फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए is called क्रोमोसोम। जब डीएनए फोल्डेड हो, समझे, जब डीएनए क्या हो, फोल्डेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्रोमोसोम। समझ आया, तुम्हारे मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, तुम्हारे नोट्स में भी मैंने लिख दिया है, a folded structure of DNA is termed as chromosome and unfolded structure of DNA is known as chromatin, क्रोमाटिन, या फिर क्रोमाटिन का दूसरा नाम क्या है, क्रोमाटिन रेटिकुलम। ठीक है,
क्रोमैटिक रेटिकुलम का कोई डेफिनेशन बोले तो लिख सकते हो ये वाला, बट क्रोमोसोम का नहीं लिखना। क्रोमोसोम का बस मैं व्यू बताया कि ऐसा होता है क्रोमोसोम। तुम लोग अभी तक बस सुनते आ रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, ये वैसे नहीं। ठीक है, क्रोमैटिक रेटिकुलम और क्रोमोसोम समझ आया। क्रोमोसोम को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, और अभी तो टाइम नहीं है, जीन को भी पढ़ेंगे। आज क्या पढ़े, बस डीएनए को पढ़े डिटेल में। और ये मत सोचो कि बहुत लेंदी हो गया, बाद में तुमको बताना ही था, ये सब नहीं बताता मैं तो नहीं चलता। ये मत समझा कि आउट ऑफ सिलेबस होते हो, तुम्हारे बुक में खोजना मिल जाएगा, ये सब दिया है। ठीक है, और ये सब सिलेबस में भी है। सिलेबस जाना वेस्ट बंगाल बोर्ड के साइट पे, वहां पे देखना, उसमें लिखा है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल विथ डायग्राम। समझे? जो टीचर नहीं पढ़ाता है, तुम लोग सोचते हो कि है ही नहीं, स्किप करके चले जाते हैं, तुम लोग अपना बुक खोल के देखते नहीं हो, बट ये है। समझे? आ जाएगा, फिर मार्क्स घटिया आएगा तो बोलना मत सर आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हो। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूँ भाई, एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जितना भी है तुम्हारे सिलेबस का है। ठीक है, आगे हम अगले दिन जीन के बारे में पढ़ेंगे और क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। यार बहुत मेहनत से लग रहा है, बहुत ज़्यादा, पूरा फैन बंद है, गर्मी लग रहा है, थोड़ा तो ख्याल करो यार मेरा भी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बोलो आ जाओ, मैं सिलेबस बोल रहा हूँ ख़त्म कर दूंगा तो ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो। चलो ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जाकर टेलीग्राम ग्रुप से इसका नोट्स डाउनलोड करो। और याद करो यार, याद करो, बिना मतलब का बस समझ लोगे, और लिख पा रहे हो तो ठीक है, बट अगर कोई नहीं लिख पा रहा है, और या फिर घटिया राइटिंग में लिख रहा है, घटिया राइटिंग इन सेंस की ग्रामर में बहुत सारा मिस्टेक बन रहा है, इसलिए थोड़ा नोट्स फॉलो कर लो, थोड़ा ग्रामर भी ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा टीचर को। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।